ये चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल है इसका पहले दूसरा न्यूमेरिकल है इसका। दूसरे न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है जी F = 50 न्यूटन, यानी कि फोर्स यहाँ पर क्या है 50 न्यूटन उसने दिया हुआ है। थीटा है जी 30 डिग्री। अब उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है इसमें रिक्वायर्ड क्या है, उसने कहा है जी फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी बताओ और फोर्स का वाई कंपोनेंट भी बताओ, ठीक है। अब हम एक्स कंपोनेंट के कैसे निकालेंगे और वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों निकालने हैं अब हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि एफ एक्स का फार्मूला और एफ वाई का फार्मूला ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है ना। एफ एक्स = एफ cos थीटा, एफ वाई = एफ साइन थीटा। अब उसके बाद हम एफ cos थीटा होगा, एफ में 50 दर्ज करेंगे, काज यहाँ पर आ जाएगा 30, थीटा में हम 30 दर्ज कर देंगे। कोस 30 जो सा होता है, कोस 30 जब हम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। बस हमने ना यहाँ पर फोर्स और थीटा की वैल्यू दर्ज की और हमने एफ एक्स निकाल लिया, और एफ वाई में भी हमने ऐसे ही किया है कि फोर्स की वैल्यू दर्ज की और थीटा की वैल्यू दर्ज की और हमने एफ वाई निकाल लिया। हमने फार्मूले याद रखने हैं और वैल्यूज़ दर्ज करके हमने आंसर निकाल देना है। ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले हमने cos 30 और sin 30 को हल करना है, और फिर उसके बाद हमने इसके साथ जो सा कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, ना कि 50 को सीधा, यानी कि इससे कुछ लोग बाद बच्चे ऐसे करते हैं कि ना cos 30 को मल्टीप्लाई नहीं करते, वो क्या करते हैं कि वो cos 30 मिसाल को cos 30 लिखते हैं, cos 30 लेते हैं और फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। गलती नहीं करनी, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे होना है सवाल, बस यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। 4.3 है, उसमें एक्स कंपोनेंट है जी, वो कहता है जी हमने एक फोर्स है, ठीक है ना, उसका एक्स कंपोनेंट है जी 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट है जी उसका 5 न्यूटन। 4.3 न्यूमेरिकल है, उसमें वो कह रहा है जी उसका एक फोर्स है, उसका एक्स कंपोनेंट है जी 12 न्यूटन और वाई उसका जो सा वाई कंपोनेंट है जी वो 5 न्यूटन है, ठीक है। अब हमने उसकी क्या फोर्स, यानी कि फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और उसका एंगल भी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है जी F = √f(x) का होल का स्क्वायर प्लस Fy का होल का स्क्वायर Fx जोन सा है, इसमें वैल्यू दर्ज की, Fy की वैल्यू दर्ज की, और हमारे पास ये 13 न्यूटन आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह हमने पता है कि थीटा = होता है जब हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है थीटा = tan इनवर्स Fy/Fx। यहाँ पर फोर्स का वाई कंपोनेंट भी दिया हुआ है, एक्स कंपोनेंट भी दिया हुआ है, इन दोनों की कीमतें दर्ज की और इन दोनों को तकसीम करने के बाद इसका tan इनवर्स लेना। तकसीम करने के बाद ये आंसर आएगा, और इसका tan इनवर्स लिया इस पूरी वैल्यू का, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा थीटा = 22.6 विद द एक्स एक्सिस। अब उसके बाद आगे है जी फोर्स है, फोर्स 4.4 है, ठीक है ना। उसमें उसने मोमेंट आर्म दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और फोर्स है जी 100 न्यूटन, यानी कि एक 100 न्यूटन की फोर्स है वो 10 सेंटीमीटर के फासले पर, यानी कि 100 न्यूटन की फोर्स है जिसका ठीक है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला 10 सेंटीमीटर है। एक फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कितना है 10 सेंटीमीटर, और हमने बताना है कि उसमें कितना टार्क प्रोड्यूस होगा। टार्क हमने कैसे फाइंड करना है, हमें पता है कि टार्क का फार्मूला होता है Fl। तो F जोन सा है 100 न्यूटन है और L जोन सा मोमेंट आर्म है वो है जी 10, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 100 को मल्टीप्लाई किया 100,000 न्यूटन सेंटीमीटर बनेगा। अब न्यूटन सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे सेंटीमीटर से मीटर में नहीं गया, ठीक है ना, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में नहीं गया, मैंने मीटर में नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है। अब हमने न्यूटन मीटर में निकालना है क्योंकि टार का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। 100 के साथ क्यों किया है, क्योंकि डिवाइड ही क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो तकसीम करते हैं और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट है, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया है और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 बच गया, 10 न्यूटन मीटर हो गया। ये एंड में टार्क हमारे पास क्या आएगा 10 न्यूटन मीटर। हम शुरू में भी 10 को तकसीम कर सकते हैं 100 के साथ, फिर हमें यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने शुरू में कर दिया है। ये मैंने भूल गया था, यहाँ पर मैंने किया नहीं था, इसलिए मैंने एंड में जाके कर दिया। अब उसके बाद आगे है
4.5 है, उसमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन है, तो हमने फोर्स में फाइंड करनी है। कह रहा है कि जी एक फोर्स है जो किसी बॉडी पर लग रही है, एक फोर्स है जो किसी बॉडी पर लग रही है, उसका एक्स कंपोनेंट है जी 20 न्यूटन और 30 डिग्री वो उसका एंगल है। वो कह रहा क्या है, वो कह रहा है जी इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करो। हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा। अब हमें पता है कि हमने इसका फोर्स निकालनी है, ठीक है ना। एफ एक्स उसने दिया हुआ है, थीटा उसने दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना। तो यहाँ पर हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कास थीटा जो सा होगा ये एक्स कंपोनेंट के नीचे चला जाएगा, ने एफ एक्स डिवाइडेड बाय कास थीटा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके तकसीम हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कोस थीटा, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 20 और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है जी 30। अब उसके बाद 20 है, कोस 30 डिग्री क्या होगा 0.866। अब उसके बाद यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 23.09 न्यूटन, 23.09 न्यूटन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाली है। अब उसके बाद 4.6 है, 4.6 में हमें उसने कहा है जी, उसने कहा है जी हमें फोर्स ऑफ कपल, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी टॉर्क, ठीक है। टॉर्क फाइंड करना है हमने, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए ये कपिल है, फोर्स ऑफ कपल इज इक्वल टू 50 न्यूटन, यानी कि हमने टार्क फाइंड करना है, टार्क हमने फाइंड करना है, जबकि उसका कपल उसने दिया हुआ है फोर्स ऑफ कपल, यानी कि एक कपिल पैदा हो रहा है, दो कपिल हमेशा दो फोर्सेस से पैदा होता है, ये भी याद रखनी है कि कपल जो सा होता है उसमें दो फोर्सेस इंक्लूड होती है, जबकि टार्क में एक ही फोर्स इंक्लूड होती है, ठीक हो गया। फोर्स ऑफ कपल इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और हमें टार्क निकालना है, और रेडियस इसका क्या है 16 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्स ऑफ कपल जहाँ पर एक ये कपिल प्रोड्यूस हो रहा है जिस भी यानी कि वहाँ ठीक है ना, कपिल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो सा एक ऐसे करके एक जहाँ से हमने टाइट करना है उसको, यानी कि टाइट करने वाला जो सा स्पैनर है, स्पैनर से कपिल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो स्पैनर जो सा होता है जो जिसे हम पहिए के जो पहिया जो सा उसके स्क्रू टाइट करते हैं, ठीक हो गया, स्क्रू टाइट करते हैं उसे हम, ठीक है ना, उसे हम क्या करते हैं स्क्रू टाइट करते हैं उसके। तो अब उसका जो सा उसने रेडियस दे दिया आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोर्स ऑफ कपल इज इक्वल टू जो सा वो कपल पैदा कर रहा है वो है जी 50 न्यूटन। उसने कहा जी टार्क फाइंड करना है। अब फोर्स भी आ गया, ए बी क्या है, ए बी क्या है, वो स्पैनर जोन सा है ना, स्पैनर जोन सा है, ठीक है ना, उसका पूरा स्पैनर ये है, ठीक है ना। ए बी क्या है, इसके शुरू से लेकर स्टार्ट तक, यानी कि उसने ये चीज़ दी हुई है, बस उसका रेडियस दिया हुआ है स्पैनर का, जबकि उससे अगला जो सा है ये रेडियस, ठीक है ना, ये नहीं दिया हुआ, यानी कि अब हम इसका डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर निकालने के लिए ए प्लस ए दोनों रेडियस को हम जमा कर देंगे और इसका डायमीटर भी आ जाएगा, ठीक है ना। डायमीटर भी आ गया, यानी कि हम क्या करेंगे कि 16 + 16 करेंगे 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं इसलिए डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से ही क्यों किया है, क्योंकि हमने ऐसे भी याद रख लेना कि सेंटी जो सा होता है वो इज इक्वल होता है 10⁻⁻² के। ये हमारा एक प्रीफिक्स है, ये भी याद रखना है। जब ये 10⁻⁻² यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ठीक है ना 32 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा, नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव में चली जाएगी, 10⁻² बन जाएगी, और 10⁻² का मतलब है 2 दफ़ा 0, ठीक हो गया, समझ आ गई कि 32 को मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻² है, ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा 32 को डिवाइड कर देंगे 10⁻² बन जाएगी, और 32 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना, ये 32/100। अब 0.32 आ जाएगा, ये इसका डायमीटर निकल गया, डायमीटर भी आ गया, यानी कि ये चीज़ आ गई, ए बी भी आ गया, उसने फोर्स भी दी हुई है, फोर्स भी आ गई। अब हम उसमें जो सा टार्क है वो बता सकते हैं,
ठीक है ना, टार्क हम बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर बस दर्ज ही करेंगे कि फोर्स ऑफ कपल जो सी है वो है जी 50 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ए बी के साथ। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी डायमीटर जो सा है वो है 0.32। अब बाद बच्चे पूछ रहे होंगे कि टार्क का फार्मूला एक ये भी तो है ना, एफ एल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एफ एल है तो मोमेंट आर्म है, यहाँ पर मोमेंट आर्म की बात हो रही है। मोमेंट आर्म जो सा होता है वो क्या होता है, मोमेंट आर्म जो सा होता है उसमें वो जो सा होता है, मोमेंट आर्म क्या चीज़ होती है, पहली बात ये है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो सा फासला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का फासला क्या होता है, मोमेंट आर्म। उसने यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, भाई रेडियस की बात हो रही है, रेडियस में जब ऐड होगा तो डायमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पर डायमीटर इधर आ रहा है, इस फार्मूले में डायमीटर आ रहा है, यहाँ पर तो मोमेंट आर्म आ रहा है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये गलत है फार्मूला। जब जिस भी बच्चे ने ये फार्मूला लगाया वो उसका सवाल गलत हो जाएगा। अब उसके बाद ये हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला लगाना है, टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई ए बी, तो डायमीटर हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे फार्मूला आगे है जी 4.7 है। 4.7 न्यूमेरिकल में वो कहता क्या है, कहता है जी उसने दिया हुआ है T1 भी दिया हुआ है, उसने T2 भी दिया हुआ है, यानी कि वो कह रहा है जी एक बॉडी है, वो कह रहा क्या है कि दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 4.7 है, इसमें T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन है, T2 इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन है। अब इसका वज़न कैसे लेंगे, यानी कि इसका W हमने फाइंड करना है, W हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि ठीक है ना, दो स्ट्रिंग्स हैं, ये T1 और T2 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो धागों की बात हो रही है, दो धागों में ये दो खिंचाव पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने फाइंड क्या करना है, W फाइंड करना है, ठीक है, W फाइंड करना है अब हमने, ओके हो गया। T1 और T2 यानी कि एक लटका हुआ है, ये ऐसे करके एक बॉडी है, उसमें ये लटका हुआ है, एक तस्वीर है, ठीक है ना, वो ऐसे लटकी हुई है, उसमें एक T1 है और एक T2 है, और एक वज़न है नीचे की तरफ W। ये W जो सा होगा ये दोनों टेंशनों के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा अभी पता चल जाएगा। अभी हमें पता है कि सेकंड यानी कि फ़र्स्ट कंडीशन जो सी इक्विलिब्रियम की, ये बॉडी है, ये रेस्ट में है, ये दीवार पे लटका हुआ है, ये रेस्ट में है, ना ही ये नीचे गिर रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, इसलिए ये रेस्ट में है। ये रेस्ट में यानी कि फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स क्यों नहीं लगाया मैंने। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि एक जिस्म रेस्ट में होगा तो फिर उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस इक्वल टू 0 हो जाएंगी, तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तमाम फोर्सेस जो उनसे जब हम उसे ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि T1 जो सी थी, ये T1 को जब हमने इन दोनों को ऐड किया है, T1 प्लस T2 जब हमने इन दोनों को ऐड किया है, वज़न को जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक यानी कि इन दोनों को ऐड करने से T1 और T2 को जब हम ऐड करेंगे 8.2 न्यूटन आ जाएगा। 8.2 न्यूटन ही ऊपर की तरफ खिंचाव पैदा हो रहा है, और नीचे की तरफ W वज़न की फ़ोर्स वो भी इतनी है 8.2 न्यूटन, जो कि खिंचाव के बराबर है, ठीक है ना। इसलिए तो ये बॉडी रेस्ट में है, नहीं तो ये बॉडी नीचे की तरफ गिर जाता ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने लगा दी कि सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस के जो सी सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस जितनी भी हैं, सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस। यानी कि डाउनवर्ड फोर्सेस में W एक्ट कर रहा है और अपवर्ड फोर्सेस में दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक T1 और एक T2। T1 प्लस T2 लिख दिया, तो T1 क्या है हमारे पास 3.8 प्लस 4.4 न्यूटन। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो 8.2 आ जाएगा, और W इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन आ जाएगा। बस इसमें हमने ये कहना है कि इक्विलिब्रियम में है ये जिसम, ये इक्विलिब्रियम में है, ये धागे नहीं टूट रहे, नीचे नहीं बॉडी गिर रहा, ठीक है ना, चूँकि ये इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में है। इसमें तमाम ऊपर की तरफ अमल करने वाली फोर्सेस, तमाम खिंचाव की फोर्सेस T1 और T2 ये इक्वल हैं, वज़न के बराबर है, ये वज़न के बराबर है, W के बराबर है। यानी कि इसका जितना भी वज़न है, ठीक है ना, इस बॉडी का जितना भी वज़न है नीचे की तरफ, ठीक है ना, उतना ही खिंचाव प्रोड्यूस हो रहा है।
इसलिए ये जो सी T1 और T2 हैं ये इस वज़न को कैंसिल कर देंगी, ठीक है ना। यानी कि ये खिंचाव की फोर्सेस वज़न को कैंसिल कर देगी और नतीजा क्या निकलेगा कि इस बॉडी पर कोई भी फोर्स अमल नहीं करेगी और ये रेस्ट में रहेगा। देख भी सकते हैं, मिसाल के तौर पर 8.2 न्यूटन है, ये हमारे पास वज़न आ गया, ठीक है ना। सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस यानी कि हम यहाँ पर सम ऑफ द अपवर्ड फोर्सेस यहाँ पर 8.2 न्यूटन आया ना, ठीक है ना। अब 8.2 ये वज़न को आप यहाँ पर दर्ज कर दें, हैं यहाँ पर दर्ज करके देखते हैं 8.2 न्यूटन इज इक्वल टू या सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस, ये तो पहले ही हमें पता है कि 8.2 न्यूटन है, तो ये 8.2 जो सा ये माइनस 8.2 आ जाएगा और इक्वल टू 0, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, ये वज़न की फ़ोर्स टेंशन की फ़ोर्स को कैंसिल कर देगी और हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। 4.8 है, 4.8 में वो कह रहा है क्या है, कह रहा है जी M1 मैस है जी और M2 इज इक्वल टू इतना है, यानी कि M1 एक बॉडी है, ठीक है ना, एक बॉडी मैस M1 है, उसका मैस इतना है और M2 का मैस इतना है और T1 और T2 क्या है, हमने T1 और T2 यानी कि ऐसा हमने एक रोड है उसके साथ ऐसे करके एक सिटिंग लटका हुआ है, ठीक है ना, ये मैस है और फिर इस मैस से नीचे भी एक धागा लटका हुआ है, उससे भी एक मैस जुड़ा हुआ है। अब हम इसे कैसे मालूम करेंगे, इसको मालूम कैसे करेंगे, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमने टेंशन का फार्मूला, यानी कि हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की पोजीशन नज़र आ रही है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे, क्योंकि जब हम इसे निकालेंगे तभी तो ये ऊपर वाला आएगा ना, ऊपर वाले पर ये जो सा ये वाला मैस है इसका असर ऊपर वाले की तरफ है, यानी कि सबसे पहले हम इसका ठीक है ना, इसमें जो जितना भी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है इस स्ट्रिंग में, ठीक है ना, इस स्ट्रिंग में इस धागे में जितनी भी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, पहले हम वो निकालेंगे और तभी हम ये निकाल पाएंगे, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं जी एंड वाला, कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि M1 क्या है जी, उसने दिया हुआ है कि ये जो सा मैस है ये है जी 5 kg का सबसे पहला मैस और दूसरा मैस है जी 3 kg का, ठीक है, और T1 हमने फाइंड करनी है, यानी कि पहले धागे में टेंशन खिंचाव की फ़ोर्स मालूम करनी है और दूसरे धागे में भी खिंचाव की फ़ोर्स मालूम करनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि W1 इज इक्वल टू M1 जी, ठीक है ना। अब हमें पता है कि W1 क्या है, इसका वज़न क्या है, मैस तो इसका ये है, और जब ये बॉडी इसकी नीचे की तरफ इसका वज़न कितना है, नीचे की तरफ उसने मैस दिया हुआ है, वज़न नहीं दिया हुआ, इसलिए हम वेट इसका निकालेंगे, यानी कि इस बॉडी को, इन दोनों बॉडीज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स किस फोर्स से किस केजी से इसको अपनी तरफ खींच रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वेट हमने इन दोनों का वेट हमने फाइंड करना है। वेट वो फोर्स होती है कि जिससे ग्रेविटी की फ़ोर्स जिससे ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, मैस अलग है वेट अलग है, इसलिए हम वेट हम फाइंड करेंगे W1 इज इक्वल टू M1 जी। M1 जी फार्मूला है, हमें पता है कि W इज इक्वल टू mg एक फार्मूला होता है, वेट का फार्मूला है, ये हमने याद रखना है। वेट क्यों निकाला है अभी आगे पता चल जाएगा। W1 इज इक्वल टू M1 जी। अब हमने M1 क्यों लिखा है, G के साथ क्यों नहीं 1 लिखा, G जो सा होता है कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 10 होती है, इसलिए हमने इसके साथ 1 नहीं लिखा। और W1 और M1 जो सा है ये कांस्टेंट नहीं रहते, वेट और मैस ये कांस्टेंट नहीं रहते, ठीक है ना। मैस जो सा है ये भी बदलता रहता है, वेट भी बदलता रहता है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ये कांस्टेंट रहती है जो कि 10 है, इसलिए हमने G के साथ 1 नहीं लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू का हमें पता है, इन दोनों वैल्यूज़ का नहीं पता। W1 इज इक्वल टू M1 जी, W1 इज इक्वल टू M1 जी, M1 क्या है जी 5 है और यहाँ पर 50 kg आ जाएगा। W2 इज इक्वल टू M2 जी, M2 जी में M2 जो सा ये 3 है और G जो सा 10 है, तो 30 kg आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ लोअर, यानी कि हमने क्या किया है कि टेंशन जो सा है ये लोअर स्ट्रिंग में, ये जो सा है ये वाला टेंशन ये किसके इक्वल है, वेट ऑफ लोअर। हमने पढ़ा हुआ है कि ठीक है ना, हमने इक्विलिब्रियम में यही तो पढ़ाया था कि जो सा ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं। हमें पता है ये ना ही ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ना ही इसका ना ही ये धागा टूट रहा है, ना ही ये बॉडी जो सा ये नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि टेंशन और वेट की फोर्स क्या है, इक्वल, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में क्या कब होगा, जब इन सारी फोर्सेस
इक्वल होंगी। एक बॉडी पर अमल करने वाली सारी फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस बॉडी पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक वेट की फोर्स नीचे की तरफ, एक टेंशन, एक खिंचाव की फोर्स। एक धागे के में खींचने की ताकत प्रोड्यूस हो जाती है जब ये बॉडी नीचे की तरफ वेट की फोर्स लगाता है, तो इसमें एक टेंशन, एक खिंचाव की फोर्स ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये टेंशन इज इक्वल टू वजन, वेट, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर लिख दिया कि टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ लोअर बॉडी। ठीक है। टेंशन T2 जो सा ये इसमें इसको हमने T2 का नाम दिया, तो T2 इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोअर बॉडी। वेट ऑफ द लोअर बॉडी में पता है क्या था, 30 न्यूटन। ठीक है, 30 न्यूटन। ओके हो गया। चूँकि टेंशन का यूनिट न्यूटन होता है इसलिए न्यूटन आ जाएगा। हमने ऊपर वेट निकाला हुआ है ना W2। फिर इसी तरह टेंशन अपर बॉडी में, अपर स्ट्रिंग में कैसे हम टेंशन फाइंड करेंगे। चूँकि ये अपर स्ट्रिंग है, इसमें दोनों बॉडीज़ का वेट ऐड हो रहा है। दोनों बॉडीज़ का वेट ऐड होने के बाद जो सा खिंचाव पैदा होगा, ये खिंचाव जो सा होगा ये W1 और W2 को ऐड करने से, ठीक है ना, हम इसका खिंचाव निकाल सकते हैं। इसमें खींचने की ताकत कितनी है, वो इन दोनों को खींच रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला जो सा धागा है ये इन दोनों मैसेस को खींच रहा है, इन दोनों मैसेस को इकट्ठे खींच रहा है। इसलिए ये जो सा है इसमें खींचने की ताकत जो सी होगी ये इन दोनों मैसेस के बराबर होगी। इसलिए ये बॉडी, ये पूरा ये क्या है, रेस्ट में है। ठीक है ना, ये सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। अब हम क्या करेंगे कि टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द अपर बॉडी